हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेस क्विस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस फॉर यू पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी चैप्टर 35 के लिए लास्ट क्लास होने वाली है, तो थोड़ा धैर्य से और ध्यान से इस क्लास को आपको देखना है, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो फिर वो 2 नंबर से प्रश्न पुटअप किया जाता है। देखिए, टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। पिछली कक्षाओं में आप जो वंशागति के नियम पढ़ करके आए हैं, जैसे प्रभाविता का नियम आप पढ़ करके आए, दूसरा आप युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे आपने पृथक्करण का नियम भी कहा या विसंयोजन का नियम भी कहा, वो पढ़ करके आए हैं। और लास्ट तीसरा नियम आप पढ़ करके आए हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। आपको ये बात भी ध्यान रही होगी कि जब मैं वहां पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि प्रथम 2 नियम जो है वो एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, जबकि स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। आज का जो हमारा टॉपिक है उन्हीं नियमों का महत्व है। ये महत्व क्या है, यानी उन नियमों का हमारे लिए क्या उपयोग है, उन नियमों से हमें क्या फायदा मिल रहा है, उन नियमों से हमें क्या जानकारियां मिल रही है, उन चीजों को हम इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ते हैं, महत्व के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम महत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला महत्व क्या होता है, जो प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता के नियम से हमें क्या जानकारी मिलती है, आप यहां नियम कर लें। प्रभाविता के नियम से ज्ञात होता है कि सजीवों में हानिकारक व लाभप्रद दोनों प्रकार के जीन होते हैं, परंतु हानिकारक जीन अप्रभावी होने के कारण अपने लक्षण को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, हानिकारक और लाभप्रद दोनों प्रकार के जीन कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो जनक है, पिता, वो डायबिटीज का पेशेंट है और डायबिटीज का जो कारक है वो स्मॉल ए है, मान लीजिए, ठीक है। और ये पेशेंट कब होगा, जब दोनों ही क्या होंगे, स्मॉल ए की फॉर्म में होंगे, क्योंकि जोड़े में होते हैं जीन, ठीक है, जोड़े में होते हैं जीन। ठीक इसी प्रकार से आप ये समझें कि ये माता है और माता में जो ये इधर डायबिटीज जीन जो था, इसमें डायबिटीज का गुण प्रेजेंट था। यहां माता में इसका विकल्पी है। विकल्पी यानी कि इसका प्रभावी रूप है कैपिटल ए, यानी कि यहां बिल्कुल भी डायबिटीज का कारक प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब जो इनकी संतानें होगी ना, अब जो इनकी संतानें होंगी, उन संतानों में क्या होगा, एक कारक तो पिता से आएगा, जैसे मान लीजिए पिता से आ गया ये ए, और एक कारक माता से आएगा जैसे कैपिटल ए। तो अब जो संतान है उसमें डायबिटीज का कारक प्रेजेंट तो है स्मॉल ए, लेकिन ये संतान डायबिटीज से पीड़ित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी कारक है उसने इसके जो गुण हैं उनको दबा दिया, इसको अभिव्यक्त नहीं होने दिया। तो यहां कारक प्रेजेंट है, लेकिन कैपिटल ए के कारण ये जो कारक है वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार सजीवों में प्रभाविता का नियम बताता है कि सजीवों में जैसे ये हानिकारक लक्षण भी होता है और ये प्रभावी लक्षण का कारक भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्रभावी कारक है वो इस हानिकारक अप्रभावी कारक को प्रकट नहीं होने देता है। यह हमारा पहला महत्व हमें बताता है। आशा करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया है इसको आप लिख भी लेंगे कि उदाहरण के लिए मनुष्य में वर्णांधता, मंदबुद्धि, मधुमेह आदि जीन अप्रभावी होते हैं तथा प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अभिव्यक्त नहीं होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं विसंयोजन के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है।
ये जीन संकल्पना क्या है? देखिए जीन संकल्पना क्या है? जीन संकल्पना ये कहती है कि प्रत्येक लक्षण जो है सजीव में वो जीन कंट्रोल करता है, बस यही जीन संकल्पना है। जीन संकल्पना कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? कारक। जिसे आगे जाकर के जॉनसन ने क्या कहा? जीन कहा। तो जीन संकल्पना क्या है? जीन संकल्पना यही है कि सजीवों का प्रत्येक लक्षण जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, यही जीन संकल्पना है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये सर विसंयोजन के नियम से कैसे स्पष्ट होता है? विसंयोजन के नियम से इसलिए स्पष्ट होता है, आपको ध्यान होगा हम जब पढ़ रहे थे इसको, 2 मिनट आप रुके। हाँ, हम जब इसको पढ़ रहे थे इस टॉपिक को, तब आपको पता होगा विसंयोजन में जब सेकेंड जनरेशन थी तो युग्मक इस प्रकार से कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में व्यवस्थित हो गए थे, ठीक है। और इनका वापस क्रॉस हुआ था, वापस क्रॉस हुआ था तो आपको पता है यहां पर कैपिटल टी टी आ गया था, पादप लंबा था, है ना। इसका मतलब लंबेपन का नियंत्रण कौन करता है? कैपिटल टी करता है। यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया था, पादप क्या था? पादप यहां पर भी लंबा था, क्योंकि बोनेपन का नियंत्रण स्मॉल टी करता है लेकिन कैपिटल टी प्रभावी होता है, इसलिए ये प्रकट नहीं हो पाता है। सेम यहां पर ये कंडीशन हुई थी और लास्ट की जो हमने संभावना देखी थी वो क्या हो गई थी? स्मॉल टी और पादप क्या हो गया था? ये पादप हो गया था बोना। इसका मतलब यहां पर ये स्पष्ट हो गया था ना कि बोनेपन का कारक, बोनेपन का जो लक्षण है वो कौन कंट्रोल करता है? स्मॉल टी। और कब अभिव्यक्त होता है? जब वो स्मॉल टी के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो इस प्रकार एक जीन जो है वही लक्षणों को नियंत्रित करता है। चलिए बाकी आप इसको याद कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, सीधे सीधे ही है ना। नेक्स्ट महत्व पर आते हैं। तीसरा महत्व, आनुवांशिक रोगों का निराकरण किया जा सकता है। आनुवांशिक रोगों का निराकरण कैसे किया जा सकता है? देखिए कोई भी लक्षण जो है वो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, ऊपर भी समझा हमने। अब कोई आनुवांशिक रोग है तो वो भी जीन के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा होगा, वो भी जीन के द्वारा ही कंट्रोल होगा। आजकल एक नई थेरेपी आई है जिसको जीन थेरेपी कहते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी में जीन थेरेपी एक शब्द आता है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि रोग के लिए, आनुवांशिक रोग के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है उस जीन को आइडेंटिफाई करके उसको एक अच्छे जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आनुवांशिक रोगों का क्या हो जाता है? निराकरण हो जाता है। ये तभी संभव है जब हमें मेंडल के वंशागति के नियमों का ज्ञान हो, क्योंकि अगर आप यही बात नहीं जानते हैं कि प्रत्येक लक्षण के लिए कोई कारक रेस्पॉन्सिबल है, कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो फिर आप आनुवांशिक रोगों का निराकरण कैसे करेंगे? तो कोई विशेष बात तो है नहीं, आराम से याद रख सकते हैं। संकर संतति में उत्पन्न होने वाले विकारों का पहले से पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल उसी से रिलेट कर रही है ऊपर वाले से। संकर संतति में उत्पन्न होने वाले विकारों का पहले से पता लगाया जा सकता है। देखो एक जैसी बातें हैं। मान लीजिए पिता डायबिटीज पेशेंट है और माता डायबिटीज पेशेंट है या नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन पिता तो है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इनकी संतान जो है ना वो डायबिटीज से पीड़ित हो सकती है। तो इस प्रकार से संतान में कौन से विकार उत्पन्न होने वाले हैं उसका पहले से पता लगाया जा सकता है। सर अभी आपने कहा था कि अगर माता नहीं है डायबिटीज पेशेंट तो संतान डायबिटीज से पीड़ित नहीं होगी। बिल्कुल, वो उस कंडीशन में जब माता के अंदर जीन की व्यवस्था क्या है? दोनों समयुग्मजी। लेकिन मान लीजिए माता ये है, समझ रहे हो क्या आप इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि माता में डायबिटीज का लक्षण तो नहीं है, लेकिन इसमें डायबिटीज का कारक प्रेजेंट है जो इस प्रभावी जीन के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा है, और पिता तो डायबिटीज से पीड़ित है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या बनती है कि मान लीजिए जो नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस हुआ वो इस स्मॉल ए का कैपिटल ए से हो गया, तब तो संतान में डायबिटीज का जीन तो होगा, लेकिन डायबिटीज का जो डायबिटीज से पीड़ित नहीं होगी संतान। लेकिन मान लीजिए ये ए इस ए के साथ आ गया, इस ए के साथ, तब क्या होगा? तब संतान डायबिटीज से पीड़ित होगी। यानी अगर दोनों जनकों में से एक भी जनक डायबिटीज से पीड़ित है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संतान डायबिटीज से पीड़ित होगी, हो सकती है, होगी ही ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कैपिटल ऐसे क्रॉस हो गया तो फिर पीड़ित नहीं होगी संतान डायबिटीज से, केवल उसके अंदर कारक प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है क्या?
संकर संतति में उत्पन्न होने वाले विकारों का पहले से पता लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन महत्वों को आप लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद पांचवा महत्व पर हम आते हैं। पांचवा महत्व क्या कहता है? पांचवा महत्व कह रहा है कि संकरण विधि द्वारा अलग अलग जीवों के उपयोगी लक्षणों को एक ही जीव में लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। इसको भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, मुर्गी पालन करता है और वो अपने जो मुर्गी पालन के दौरान जो अपना पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर दो प्रकार की मुर्गियां रखता है ना। दो प्रकार की मुर्गियां रखता है। दो प्रकार की मुर्गियां कौन कौन सी? एक वो मुर्गी रखता है अंडे उत्पादन के लिए और एक वो मुर्गी रखता है मांस उत्पादन के लिए। सर ऐसा क्यों? क्या जो अंडे देगी उसके अंदर मांस नहीं होगा क्या? मुर्गी के अंदर तो सबके अंदर ही मांस होगा। जी बिल्कुल होगा, लेकिन यहां बात गुणवत्ता की चल रही है। मान लीजिए कि ये जो मुर्गी है फर्स्ट नंबर की, ये रोजाना एक अंडा देती है। रोजाना क्या करती है? एक अंडा देती है। एरो को राइज करके मैंने दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो एग है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। लेकिन जब मांस उत्पादन की बात आती है तो इससे जो मुर्गे या जो मुर्गियां हैं उनमें मांस बहुत कम है, मीट इनका बहुत कम है, यानी इतना मीट नहीं निकल पाता है। थोड़े पतले दुबले टाइप के मुर्गे यहाँ इस नस्ल के या इस किस्म के होते हैं। और जो दूसरी मुर्गी है उसमें क्या कंडीशन है कि वो 2 दिन में एक अंडा देती है, यानी अंडे देने में ये जो मुर्गी है ना एक कंजूस है। लेकिन इसके जो मुर्गे हैं वो अच्छे मोटे तगड़े हेल्दी हैं, यानी मुर्गे कीमती है भाई। तो चिकन प्रेमी इस मुर्गे को खरीदेंगे और किसान को अंडा कहां से ज्यादा मिलेगा? यहां से, है ना। मुर्गी पालक जो है उसको अंडा कहां से? यहां से ज्यादा मिलेगा। इसलिए उसको दो प्रकार की मुर्गियां रखनी पड़ रही है। लेकिन अब अगर उसको आनुवांशिकता का ज्ञान है तो उसको यह पता होगा कि जो अंडा ज्यादा देने का कारण है वो कोई जीन है और इधर मीट उत्पादन का जो कोई कारक है वो भी किसी जीन के कारण ही हो रहा है। अगर इनमें रेंडमली क्रॉस करवाए जाए आपस में तो कहीं ना कहीं एक संतान ऐसी जन्म ले सकती है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए यार कोई क्रॉस करवाया और क्रॉस में ये संयोग बैठ गया, ये वाला संयोग बैठ गया सपोज दैट, तब क्या होगा? तब जो मुर्गी होगी वो एग भी ज्यादा देगी, रोजाना अंडा देगी और जिस अंडे से बच्चा बनेगा ना वो मीट भी ज्यादा देगा, मांस भी ज्यादा देगा। यानी अब किसान को दो प्रकार की मुर्गियां पालने की जरूरत नहीं है। यह संकर किस्म जो तैयार हुई है, इस संकर किस्म से किसान को दोहरा फायदा होगा, एग भी ज्यादा और मांस उत्पादन भी ज्यादा। तो एक ही प्रकार की मुर्गी पालने से इसका काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? संकरण विधि द्वारा अलग अलग जीवों के उपयोगी लक्षणों को एक ही जीव में लाया जा सकता है। देखिए दोनों जीवों को इस एक ही जीव में, दोनों जीवों के लक्षणों को इस एक ही जीव में हम लेकर के आ गए। ये संकरण मेंडल के वंशागति के नियमों का ये भी एक महत्व माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं और अगले महत्व पर आ जाते हैं। अगला महत्व क्या कह रहा है? बोर होने लग गए क्या 13 मिनट की क्लास से? भाई गाने वाने सुन लो यूट्यूब पे दूसरा चैनल लगा करके, ठीक है। हाँ तो उसमें बोर नहीं होते हैं। हम पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, आधा आधा एक एक घंटे तक, पता नहीं कहां कहां। मैं साइट्स के नाम तो नहीं लूंगा, चैनल्स के नाम भी नहीं लूंगा, पर पता नहीं कहां कहां क्या करके क्या क्या घंटों बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी एजुकेशन चैनल पर आते हैं तो वहां अगर हम 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनता है तो वो 10 मिनट बाद हमें बोर करने लगता है। दोस्तों आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही होती तो ये जो 14 मिनट है ये 14 मिनट सिर्फ बैठने में ही खत्म हो जाते, है ना। सिर्फ क्लास के अंदर बैठने में ही ये 14 मिनट खत्म हो जाते और इन 14 मिनट में मैं आधा टॉपिक पूरा कर चुका हूं। तो आप बात को समझिए, अगर आप ऑनलाइन क्लासों के महत्व को समझ गए, आप यही सोचिए ना कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो 1 घंटे तक आप बैठ करके पढ़ रहे होते, तभी थोड़ी ना आप क्लास को स्किप कर देते हैं या सर को कहीं बाहर धक्का दे करके आ जाते 5-10 मिनट के लिए, नहीं दे करके आते ना। तो आप यही समझिए कि जहां 1-1.5 घंटे की हमारी क्लास लगने वाली थी वहां 15-20 मिनट का हमको वीडियो देखना है, ज्यादा से ज्यादा
लेंदी से लेंदी आधा घंटे का वीडियो देखना है तो तसल्ली से देखा कीजिए। भाई पढ़ा तो मैं रहा हूं ना, क्लास में भी मैं ही पढ़ाता। जैसे मान लीजिए जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको तो क्लास में भी मैं ही पढ़ाता, और जो बच्चे बाहर से जुड़े हुए हैं उनको कोई ना कोई तो पढ़ाता, है ना। तब भी तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा तक बैठ करके पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो ऐसा ही मानकर चल लीजिए कि ऑफलाइन क्लासें चल रही है ना, तो देखिए आप तसल्ली से देखा करो, भागा दौड़ी नहीं मचाना। मैं भी सोचता हूं कभी कभी कि फास्ट फास्ट पर मुझे नहीं आता यार, है ना। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है। बस मुझे लगा कि बच्चों को नीड है इन कुछ लेसन्स की, इनको पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब पर आकर के इन लेसन, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रहा हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम नियर बाय अब आपके आ भी गया है आदेश कि जून में आपके एग्जाम हो सकते हैं। बहुत जल्दी तारीख दे देंगे ये लोग, है ना। तो उससे पहले पहले मैं आपके बचे हुए जो 2-3 चैप्टर हैं उनको यहां पूरा करवाना चाहता हूं। चलिए बिना समय खराब किए वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, टॉपिक पर। छठा महत्व क्या है? मेंडल के नियमों को उपयोग में लेते हुए रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास किया जा सकता है। अब बड़ी आराम से सुनना आप इसको, एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। क्लास 10th में ये एग्जाम्पल आया था आपका, अगर आपने नाम सुना हो तो, ग्रासी स्टंट वायरस। हाँ आया क्या याद ध्यान नाम? ग्रासी स्टंट वायरस, ठीक है। ये एक वायरस है। अब मुझे समय ठीक से ध्यान नहीं रहा कि किस समय में इस वायरस के कारण चावल की खेती जो है ना वो पूरी तरह से बर्बाद होने लग गई थी, पूरी तरह से बर्बाद होने लग गई थी। चावल, ये मान लीजिए चावल के पादप हैं, और इन चावल के पादपों में क्या हो गया? ग्रासी स्टंट वायरस का संक्रमण हो गया। केवल ओराइजा सटाइवा की बात नहीं है, जितने भी चावल थे उन सब में इन्होंने, इस वायरस ने क्या कर दिया? संक्रमण कर दिया, और चावल के खेतों को बर्बाद करने पर तुल गया। जैसे अभी आप जानते हो ना, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है मानव जाति में, तो इसी प्रकार से उस समय क्या हुआ? ग्रासी स्टंट वायरस का संक्रमण इन चावल के पौधों में फैल गया, और चावल के खेत जो है, चावल की फसलें जो है वो बर्बाद होने लगी, जिससे अकाल जैसी स्थिति बन गई, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ कि एक कोई प्रजाति थी चावल की ही, चावल की जंगली किस्म जिसको कहा जाता है, जिसका नाम था ओराइजा निवेरा। ध्यान से सुन लीजिए आप, ओराइजा तो आपको पता ही है चावल का वंश होता है। जो प्रजाति थी वो कौन सी थी? निवेरा, है ना, निवेरा। तो ये जाति उस समय देखने को मिली चावल की, जिसमें ग्रासी स्टंट वायरस का संक्रमण नहीं होता था। आप समझिए बात को, यानी इसके अंदर कोई ऐसा कारक प्रेजेंट है जो इस ग्रासी स्टंट वायरस का को डीएक्टिवेट करता है, या इससे प्रभावित नहीं होने देता इस पादप को। अभी क्या है? तो सर इस चावल का उपयोग कर लेना, ये जंगली चावल है, इसके जो फल है, इसका जो बीज है, उसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रासी स्टंट वायरस से संक्रमित नहीं हो रहा है, तो इसका अच्छा गुण तो क्या हुआ कि ये ग्रासी स्टंट से संक्रमित नहीं होता है ना, क्रॉस मतलब नहीं होता है। जबकि इसका अच्छा गुण क्या है कि इसका जो चावल है वो उत्तम क्वालिटी का है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन इसका बुरा गुण क्या है कि ये ग्रासी स्टंट वायरस से संक्रमित हो जाता है। इसका अच्छा गुण क्या है कि ग्रासी स्टंट वायरस से संक्रमित नहीं होता है, लेकिन बुरा गुण क्या है कि इसकी गुणवत्ता कमजोर है। अब हम क्या करते हैं कि इनका क्रॉस करवाते हैं और एक ऐसी प्रजाति तैयार करते हैं जिसमें यहां से तो गुणवत्ता वाला गुण आ जाए इस पादप में, और यहां से वो गुण आ जाए जिसके कारण ये ग्रासी स्टंट वायरस से संक्रमित नहीं होता है। बात समझ गए कि आप समझ गए होंगे, बुद्धिमान छात्र हैं। यानी इस प्रकार के क्रॉस से हम एक ऐसा पादप प्राप्त कर लेंगे जो गुणवत्ता में भी अच्छा होगा और ग्रासी स्टंट वायरस से भी संक्रमित नहीं होगा। समझ रहे हो? मेंडल के नियमों को उपयोग में लेते हुए रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास किया जा सकता है। तो वो इस प्रकार से। आ गई क्या बात समझ में? हां भरो। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं। देखिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं
मैंने पहले भी कहा है कि ये टॉपिक तो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, लेकिन एक कोशिश हो रही है कि इनमें भी कुछ समझाया जाए तो आपको सरलता से ये याद हो जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार पालतू जंतुओं जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि की नस्लों का विकास या नस्लों को सुधारा जा सकता है। कोई समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे ऊपर आपने मुर्गा मुर्गी के बारे में पढ़ा था ना, वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। मान लीजिए कोई गाय है, दूध नहीं देती है, और कोई गाय की एक नस्ल है जो अच्छा दूध देती है, दूध ज्यादा मात्रा में देती है, तो उनका क्रॉस कराएंगे, बीच में क्रॉस करवाएंगे तो दूध देने का जो गुण है वो इस गाय में भी आ जाएगा, और इसकी नस्ल भी क्या हो जाएगी, इसकी नस्ल भी सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से पालतू जंतुओं की नस्लों को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे मेंडल के वंशागति के नियम जो है, उनके महत्व पूरे। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला टॉपिक हमारा रहता है मेंडल की सफलता के कारण। देखिए, यहां दो टॉपिक आते हैं, एक मेंडल की सफलता के कारण, एक मेंडल की असफलता के कारण। सफलता की जब हम बात करते हैं तो वो प्रयोगों से रिलेटेड है। मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए उनमें मेंडल सफल रहे और सफलतापूर्वक उन्होंने बिल्कुल सटीक निष्कर्ष दिए, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जब असफलता की बात आती है तो असफलता के कारणों में जब हम पढ़ते हैं तो वो इसलिए असफल रहे क्योंकि उनको जो प्रयोग जितना उन्होंने किया उनको अपेक्षित प्रशंसा नहीं मिल पाई, उनको जितना लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाए, है ना। तो उस जगह पर वो क्या रहे, प्रसिद्धि पाने में वो क्या रहे, असफल रहे। तो सफलता की हम पहले बात कर रहे हैं, मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या है। पहला कारण तो क्या है कि मेंडल अच्छा भाग्यशाली थे। भाग्यशाली क्यों थे, क्योंकि जिन 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, अब लक्षण कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं और कारक यानी कि जीन जो है वो गुणसूत्रों पर टिके होते हैं। किस पर, गुणसूत्रों पर टिके होते हैं। जैसे आप यहां समझिए, मान लीजिए यार ये कोई गुणसूत्र है, ये कोई गुणसूत्र है, ठीक है। अब गुणसूत्र पे तो बहुत सारे जीन होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई गुणसूत्र पर केवल एक ही जीन होता है ना, गुणसूत्रों पर बहुत सारे जीन होते हैं। सॉरी, जैसे मान लीजिए कि ये 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन, समझ में आ रहा है। थोड़ा डार्क कर देते हैं, 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन और 4 जीन, ठीक है। अब क्या होता है, एक गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन हो सकते हैं। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, लेकिन अच्छी बात क्या रही कि जितने 7 जोड़ी लक्षण, जैसे मान लीजिए लंबेपन का लिया कैपिटल टी, तो वो कैपिटल टी यहां इस गुणसूत्र पर है। समझना है ना, थोड़ा सा समय देते हैं इसको भी, नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आती है, थोड़ा समय देते हैं, है ना। 7 जोड़ी नहीं, हम तो सिर्फ 2 जोड़ी को समझ लेंगे ना, नहीं तो यही बनाते रहेंगे हम 1 घंटे तक। 2 जोड़ी को ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा जीन है, ये लीजिए, ऐसे समझ, है ना। 7 जोड़ी की जगह हम 2 जोड़ी को समझ। अब ये है, मान लीजिए ये है ये लंबेपन का जीन है, तो लंबेपन का अपोजिट जो है, अपोजिट नहीं सॉरी, कोई दूसरा लक्षण ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं। पीले के लिए क्या लिया था मेंडल ने, वाई, ठीक है ना, वाई इस पे है। अब ये यही बात, मेंडल भाग्यशाली थे कि इन्होंने जिन 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, उन्हें नियंत्रित करने वाले जो कारक है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। जैसे कैपिटल टी इस पे था, वाई इस पे था, फिर उसने कोई नेक्स्ट लक्षण लिया, मान लीजिए बीज का लिया, तो बीज का जो लक्षण है वो तीसरे गुणसूत्र पर था। फिर कोई फली का लिया तो वो चौथे गुणसूत्र पर था। यानी हर जीन जो है ना वो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। इसके कारण क्या हुआ कि जब गुणसूत्र जो सॉरी थोड़ी सी बाधा आ गई थी, आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि जब एक गुणसूत्र पर एक जीन, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, चौथे पर चौथा जीन, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ना, उसके कारण जब कोई गुणसूत्र नेक्स्ट जनरेशन में जाता था तो उस गुणसूत्र के साथ एक जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाता था। सपोज दैट कि मान लीजिए टी के साथ ही यह जो वाई है ना, ये वाई वाला जो है, अब वाई यानी पीला, अब पीले के साथ ही गोल का लक्षण भी होता। तो अभी ये गुणसूत्र जब गुणसूत्र तो एक साथ ही जाएगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा तो ये वाई भी होगा, वाई भी साथ जाएगा और आर भी साथ जाएगा। तो फिर मेंडल स्वतंत्र अपीवन का नियम कैसे देता? मेंडल स्वतंत्र अपीवन का नियम दे ही नहीं पाता,
क्योंकि फिर वो तो यही समझता कि Y और R जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही गुणसूत्र पर प्रेजेंट है। लेकिन यहां मेंडल भाग्यशाली रहता है कि दोनों जो जीन है Y का और R का, वो अलग अलग गुणसूत्र पर प्रेजेंट है। अलग अलग, Y इस पे है तो R इस पर है, अलग अलग गुणसूत्रों पर प्रेजेंट है, जिसके कारण वो ये स्वतंत्र अपीवन का नियम देने में सफल रहा। उसने कहा कि Y और R जो है आपस में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझना, याद कर लेना आप इसको अच्छे से। हटा देते हैं। नेक्स्ट, सफलता के कारणों में अगला आएगा, मेंडल ने एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में हमेशा आनुवांशिक रूप से शुद्ध लक्षणों वाले पादपों का चयन किया, और आपको पता है इसके लिए वो संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस करवा करके देखता था। तो ये भी उसका एक कारण रहा सफलता का। मेंडल ने अपने प्रयोगों का लेखा जोखा यानी कि रिकॉर्ड रखता था। जो भी प्रयोग करता था मेंडल उसको राइटिंग में अपने जो है रिकॉर्ड में लिखता था, ताकि उसने क्या किया उसे ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि कुछ करके खुद ही भूल जाए कि क्या किया था। तो ये सारी चीजें रही जिसके कारण मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में गणित व सांख्यिकी का प्रयोग करके अंतिम परिणाम प्राप्त किया। आपने देखा जगह जगह हमने बोर्ड बनाए, चेकर बोर्ड बनाए, अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है ना, इस प्रकार अनुपातों में रिजल्ट्स लिखे। इसके कारण क्या हुआ कि जो रिजल्ट परिणाम थे उनमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो गई। ये सारे कारण रहे जिसके कारण मेंडल क्या रहा, सफल रहा। आप अच्छे से इनको लर्न करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, उस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि किसी टॉपिक को लेकर के फिर हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं। बातें जैसे पहला नंबर का कारण है, इस पर काफी बातें की जा सकती है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, और चूंकि अब समय हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना, तो इसको हम यहां छोड़ते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट छोड़ दीजिए, एक अलग से वीडियो इसी पर बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल की असफलता के कारण क्या रहे? तो बड़े सिंपल से कारण रहे असफलता के। मेंडल के विचार समकालीन समय की सोच व समझ से परे थे। मेंडल बातें कर रहे थे 1 अनुपात 2 अनुपात 1, जबकि उस समय के जो वैज्ञानिक हैं वो उलझे हुए थे। जीवन की उत्पत्ति डार्विन जो बता रहे थे कि भाई प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत आया था उस समय की जीव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, लोग वहां उलझे हुए थे। और ये जो है जीन जैसे कंसेप्ट की बातें कर रहे थे। तो कहने का मतलब इनके विचार समकालीन समय की सोच से बहुत आगे के विचार थे, तो उस समय लोग इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। मेंडल की असफलता का दूसरा कारण रहा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक। वही वाली बात जो मैंने अभी बताई, जाति की उत्पत्ति अधिक प्रचलित थी, तो उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे ना वो इधर उलझे हुए थे कि जाति की उत्पत्ति कैसे, और थोड़ा रुचिकर भी था, सरल भाषा में था इनका सिद्धांत। ठीक है, डार्विन की जो पुस्तक रही जाति की उत्पत्ति, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक रही। तो इतना ज्यादा ये उस समय लोकप्रिय हो गया था, मेंडल पर कौन ध्यान देता, तो इसलिए भी मेंडल ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। मेंडल ने सांख्यिकी व अनुपात में परिणाम प्रस्तुत किए जो समझने में कठिन व अरुचिकर थे। बिल्कुल गणित की भाषा में बात कर रहे थे, तो जो सामान्य लोग थे या यहां तक कि जो वैज्ञानिक सोच रखते थे उन्होंने भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मेंडल कारक का भौतिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं कर पाए। कारक यानी कि जीन। मेंडल का जो जीन था ना, मेंडल का जो कारक था वो सिर्फ काल्पनिक था, उसका कोई भौतिक स्वरूप मेंडल नहीं बता पाए। जबकि बाद में जब जीन के बारे में बताया गया, तो आज आप सब जानते हैं कि जीन डीएनए का ही एक एक्टिव पार्ट होता है ना, और डीएनए किससे बना होता है, क्या है उसकी संरचना कैसी होती है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। तो आज तो हमारे पास है, लेकिन मेंडल जिस समय बात कर रहा था उस समय जीन जो है वो एक काल्पनिक रचना थी मेंडल के लिए, कोई भौतिक सत्यापन मेंडल इसका प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। तो इसलिए भी मेंडल की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया, या मेंडल जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है इसको जानने में लोगों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। तो यहां आपका पार्ट जो है ये चैप्टर 35 वो कंप्लीट होता है। आज के इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पहले लिखे नोट्स बना करके फिर याद करें, और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दें, उस पर आपके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना करके उस बात का, उस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिखे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे किसी आनुवांशिक संकरण में सभी संभावित जीनोटाइप की प्रायिकता की गणना
के लिए बनाया गया जो ग्राफीय आरेख है वो क्या कहलाता है? यानी वो बार बार जो हम बॉक्स बना रहे थे ना, 4 कॉलम का, 5 कॉलम का, वो बॉक्स का नाम क्या है? तो इस बॉक्स को कहा जाता है पुन्नेट वर्ग परीक्षण। 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्या नाम है उसका? पुन्नेट वर्ग परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मटर की फली का प्रभावी रंग हरा है, ध्यान देना, जो जी से कंट्रोल होता है, कैपिटल जी प्रभावी, अप्रभावी रंग पीला है जो स्मॉल जी से प्रकट होता है, फली फूली हुई है जो आई से दर्शाई जाती है, अब आई यानी कैपिटल है, प्रभावी है, तथा सिकुड़ी हुई स्मॉल आई, लंबाई कैपिटल टी और बोनापन स्मॉल टी, कैपिटल जहां भी है प्रभावी, स्मॉल जहां भी है अप्रभावी है, ध्यान रखना, के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो निम्न पौधों के फिनोटाइप क्या होंगे, यानी लक्षण क्या होंगे? तो देखिए क्या लक्षण होंगे, इधर देखिए आप, जी जी टी टी आई आई, जी जी, अब इन दोनों में तो जी प्रभावी है ना, जी किसके लिए? हरा, यानी ये जो पादप है इसकी फली का रंग कैसा होगा? हरा। कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी प्रभावी यानी पादप कैसा होगा? लंबा। और आई में आई प्रभावी यानी फली कैसी होगी? फूली हुई। ये तो इसका जवाब हो गया। देखिए पहला, जी जी टी टी आई आई, फली हरी, फूली हुई मटर, हरी व फूली हुई मटर व लंबा पादप। जबकि इसमें जी जी मतलब दोनों ही अप्रभावी का कारक आ गया, मतलब रंग कैसा होगा? रंग होगा पीला, बिल्कुल पीला। बाकी टी आया है लंबा होगा, आई आया है फूली हुई होगी, यानी पीली और फूली हुई फली है और पादप कैसा है? लंबा है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कुछ भी बना करके दे देगा और आपसे पूछ लेगा तो आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं, आप ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के रक्त समूह में कितने प्रकार की वंशागति पाई जाती है? तो भाई आप ध्यान रख लेना, याद कर लेना इस बात को कि मनुष्य के रक्त समूह में 2 प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, एक सहप्रभाविता और एक बहुविकल्पी। सहप्रभाविता क्या है? सहप्रभाविता को आप रक्त समूह से समझेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों का रक्त समूह ए बी होता है, आपको पता है। ए एक जनक से आता है, बी दूसरे जनक से आता है और दोनों ही प्रभावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो संतान है उसके अंदर ए टाइप का जो एंटीजन है वो भी प्रकट हो जाता है और बी टाइप का एंटीजन भी प्रकट हो जाता है और जो उसका रक्त है वो क्या हो जाता है? ए बी। हालांकि जब रक्त समूह की बात होगी, ये रक्त समूह का टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान रखना ए बी जो रक्त समूह है ना वो कौन सी वंशागति रखता है? सप्रभाविता। बहुविकल्पी, बहुविकल्पी का मतलब क्या है? अभी आप मेंडल पढ़कर आए हैं पीछे, आपने जहां भी पढ़ा युग्म विकल्पी पढ़ा, आपने पढ़ा कि एक कारक होता है और एक इसका विकल्पी होता है, यानी 2 ही होते हैं ना जोड़े में। लेकिन जब किसी कारक का 2 से ज्यादा विकल्पी हो, कि समझ ही लेते हैं, चलो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, समझ ही लेते हैं। किसी कारक का जब 2 से ज्यादा विकल्पी होना तो उसे बहुविकल्पी कहा जाता है। और रक्त समूह के क्या है? 2 से ज्यादा विकल्पी। 2 से ज्यादा विकल्पी कौन कौन से हैं? एक तो है आई ए, अगर ये किसी संतान के अंदर जाता है तो संतान का ब्लड ग्रुप ए होगा। इसका अपोजिट एक है आई बी, अगर ये किसी संतान के अंदर जाता है तो उसका रक्त समूह बी होगा। और नेक्स्ट है आई जीरो, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो 2 है ना, ए और बी, ये प्रभावी है, जबकि ओ क्या है? ओ अप्रभावी है। ओ क्या है? ओ अप्रभावी है। तो अब ये यहां पर विकल्पी क्या हो गए? 2 से ज्यादा हो गए ना, इसलिए रक्त समूह की जो वंशागति है वो बहुविकल्पी टाइप की हो गई, पहली बात तो ये। अब ये ऊपर वाला भी समझ ही लेते हैं, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या है? जैसे मान लीजिए एक जनक से ए आया है, एक जनक से ए आया है, दूसरे जनक से बी आया है। मैंने बताया दोनों ही कारक क्या हैं? दोनों ही कारक प्रभावी हैं, तो फिर दोनों ही अपने लक्षण प्रकट करेगा ना। तो इस ए के कारण तो जो रक्त है, उसकी रक्त समूह है, उसमें जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर ए एंटीजन बन जाएगा और जो बी आया है उसके कारण आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन बन जाएगा। तो जो रक्त समूह का टाइप है वो किस टाइप का हो जाएगा? ए बी, यानी ए ने भी अपना लक्षण प्रकट कर दिया, बी ने भी अपना लक्षण प्रकट कर दिया और रक्त समूह हो गया ए बी टाइप का। इसे कहते हैं सप्रभाविता। क्या कहते हैं इसको? सप्रभाविता। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि मनुष्य के रक्त समूह में कितने प्रकार की वंशागति पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा 2 प्रकार की, सप्रभाविता और बहुविकल्पी। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा और समझ ही लेते हैं इसको, कि मान लीजिए ए और ये आ गया, तब क्या होगा? यहां से तो आई ए आ गया ना, एक जनक से तो आई ए आ गया,
दूसरे जनक से क्या आ गया, I 0 आ गया। अब 0 तो अप्रभावी है, तो प्रभावी कौन हो जाएगा, A। तो यहां आरबीसी जो है उसकी सरफेस पर केवल A एंटीजन बनेगा, और इस स्थिति में रक्त समूह क्या हो जाएगा, A। रक्त समूह क्या हो जाएगा, A। B के साथ IO आया है तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, B। लेकिन दोनों जनकों से IO आ गया, तब दोनों ही अप्रभावी हैं, कोई एंटीजन ही नहीं बनेगा। कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो फिर उस संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। तो ये थोड़ा सा रक्त समूह की वंशागति इस प्रकार की होती है। हालांकि हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है, केवल एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपकी बुक में देखा था, इसलिए यहां पर इसको अटका दिया कि कभी पूछ लिया जाए एक नंबर में कि मनुष्य के रक्त समूह में कितने प्रकार की वंशागति पाई जाती है। 2 प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, पहली सप्रभाविता और दूसरी बहुविकल्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक प्रश्न और बचते हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, छोटा सा है। हालांकि वीडियो आज की लंबी हो गई है, इस बात को मैं खुद भी समझ रहा हूं, लेकिन अब आ गए हैं यहां तक तो खत्म कर लेते हैं। कौन सी घटना गुणसूत्रों के स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए उत्तरदायी है? तो बातें हम इस पर कर चुके थे पहले भी। समजात गुणसूत्रों का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसकी जो मेटाफेज अवस्था है उसमें सभी संभावित तरीकों से व्यवस्थित वो जो गुणसूत्र हैं वो व्यवस्थित तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, तो ये घटना ही स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए उत्तरदायी होती है। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण संकरण है? अब आप बता दीजिए, या आपके लिए छोड़ देते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण संकरण है। परीक्षण संकरण तो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है, A, B, C या D। चलिए फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको 36 मिनट की ये वीडियो देखने के लिए, अगर आपने पूरी देखी है तो। चलिए ये चैप्टर 35 की जो श्रृंखला है वो यही समाप्त होती है। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 36। चलो मिलते हैं कल नए लेसन, नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।